हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी पॉइंट एंड हिंद गुरु एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि 2025 का सीयूटी एग्ज़ाम आने वाला है। समय आपके पास कम है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। मैं सारे ही सब्जेक्ट्स जो कि जनरल टेस्ट में आपके आने वाले हैं, जीके हो, करंट अफेयर्स हो, मैथ्स हो या फिर रीजनिंग हो, सभी के प्रैक्टिस सेट में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपका आज ये जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो एक बार आप लोग देख लीजिए, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, सीयूटी एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आना है, तो उस बेस्ड पर ही मुझे क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर आप बेसिक पढ़ेंगे फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आप टाइम को आप लॉस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चंस में ही मैं आपको मेथड आपको बताऊंगा और उस मेथड के बेस्ड पर आप क्या है क्वेश्चंस को आप आसानी से आप कर सकते हैं। नंबर सी एक तरह से आपको एक क्वेश्चन आपको दिया है, आपको एक सीरीज वाला क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें अल्फ़ाबेट लेटर्स भी हैं और आपके यहाँ पे नंबर्स भी आपके यहाँ पर है। ठीक है, नंबर्स भी आपके यहाँ पे है। तो कौन सा ऐसा टर्म यहाँ पर है, फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज। ऐसा कौन सा टर्म है यहाँ पे जो इस सीरीज में फिट नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे एक बार पता करते हैं भाई क्या है। अब इसके लिए मैंने आपको इसकी जो रीजनिंग वर्क की फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट लेटर्स मैंने आपको बताए थे कि कैसे आप अल्फ़ाबेट लेटर्स को आप याद करेंगे। इजोटी वाला मैंने कंसेप्ट आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो उसको पहले आपको देख लेना, तभी आपको ये समझ आपको आएगा। अब ये देखिए, ये जो बन है ये 3 लेटर्स यहाँ पे 3 टर्म आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पर भी 3 टर्म है, यहाँ पर भी 3 टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म है यहाँ पे, और यहाँ पर 4 टर्म है। कोई बात नहीं, 4 टर्म 3 टर्म उस पर मत जाइए आप। अब मैं ये देखता हूँ यहाँ से, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 7 है, 17 है। तो कहीं ना कहीं वन में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, वन में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। 5 बना है, 5 में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। 9 बना है, 9 में कुछ ऐड हुआ है। 15 बना है, 15 में कुछ ऐड हुआ है, तो 17 बना है। इट मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर था वो फर्स्ट टर्म इससे इसको बनाया गया, इस वाले टर्म से इस वाले फर्स्ट टर्म को बनाया गया, इस वाले फर्स्ट टर्म से इस वाले फर्स्ट टर्म को बनाया गया है। ठीक है, इससे ना इसको बनाया गया है। तो भाई क्या इनमें भाई पैटर्न लग रहा है, एक बार देखेंगे क्या पैटर्न इसमें लग रहा है। 1 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर 5 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मैं अगर 4 ऐड कर देता हूँ तो ये 5 बन जाएगा। 5 में अगर मैं 4 ऐड करूँ तो आपका 9 बन जाएगा। अब भाई 9 से तो यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा और इससे यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर बात गड़बड़ हो गई है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो है फिट नहीं है इसमें, कौन सा टर्म ऐसा है जो इसमें फिट नहीं है। तो अब मुझे यहाँ पर गलत टर्म मुझे बताना है। कोई बात नहीं, अगर मैं 9 में यहाँ पे 4 ऐड करता हूँ तो कितना आपका 13 होना चाहिए था यहाँ पे ये। चलो, अब ये क्या सही है, इसके लिए आपको इसमें भी 4 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें भी फिर अगर मैं यहाँ पर 4 ऐड करता हूँ तो यहाँ पर क्या 17 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इट मीन्स ये हुआ है कि यहाँ पर 13 होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ पर 15 यहाँ पर रख दिया है। तो ये क्या है, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे पूरा 15 L और S, ये इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। इसमें ये वाला टर्म इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो एक तो आप यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा टर्म यहाँ पे फिट नहीं है। दूसरा फिर आप आ जाइए C पर, C से F, F से I, I से L, L से O। लिखो एक बार आप, C के बाद C के बाद आपका F है यहाँ पे, F के बाद फिर आपका यहाँ पे I है, I के बाद यहाँ पर L और L के बाद यहाँ पर O है। तो C 3 पर आएगा। अल्फ़ाबेट लेटर्स को अगर आप देखेंगे तो C जो है आपका वो 3 पर आएगा, F जो है आपका 6 पर आएगा। ठीक है, F आपका जो है भाई आपका 6 पर आएगा, और जो I है आपका वो आपका 9 पर आएगा, L आपका 12 पर आएगा और O आपका 15 पर आपका आएगा। अब यहाँ से आप देखिए, क्या इसमें 3 ऐड हुआ है, बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें भी 3 ऐड हुआ है, बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें भी 3 ऐड हुआ है, बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें भी 3 ऐड हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला जो पैटर्न इसमें लग रहा है, C से F, F से I से L और L से O, तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। लेकिन फर्स्ट पैटर्न से क्या हो रहा था कि फर्स्ट पैटर्न में गलत हो रहा था। फर्स्ट पैटर्न में यहाँ पे 13 यहाँ पर आना चाहिए था। तो ये वाला पैटर्न तो भाई सही बैठ रहा है, सेकेंड टर्म वाला। ये वाला इस पर गलत बैठ रहा था। लेकिन एक बार क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे।
बी से यू, यू से टी, इससे एस, एस से आर, तो वी हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा, यू के बाद फिर टी आ जाएगा, टी के बाद एस आ जाएगा और एस के बाद यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। वी आपका कितने पर आएगा, 22 पर आएगा। यू आपका कितने पर आएगा, 3 पर आएगा आपका, सॉरी ये आपका आएगा 21 पर, ठीक है। ये आपका कितने पर आएगा, आपका 20 पर आएगा, और ये आपका कितने पर आएगा, 19 पर आएगा, और ये कितने पर आएगा, आपका 18 पर आएगा। तो 18, 19, 20, 21, 22, ये वाला पैटर्न भी क्या है यहाँ पे सही है, क्योंकि -1 सभी में यहाँ पर हुआ है। तो जो गलती हुई है ना, वो गलती फर्स्ट टर्म में ही हुई है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सारे टर्म तो जो है ये सही है, ये सही है, ये वाले सही है, इसमें गलती हुई है, यहाँ पर 13 आना चाहिए था, इस वजह से ये पूरा ही यहाँ पर ये गलत हो गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, 15 L और S, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आपको आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग में, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर आपको करना है। फिर बात करेंगे यहाँ पे किसकी, फिर बात करते हैं यहाँ पे भाई ब्लड रिलेशन की। अब ये आ गया भाई ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। देखो ब्लड रिलेशन को करने के लिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं भाई कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, क्या नहीं होता है। एक बार जब इसके बेसिक को हम समझ लेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा क्या होगा, आसानी मुझे होगी यहाँ पे। अब ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट को समझते हैं कि भाई ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट होता क्या है। ब्लड रिलेशन मीन्स होता है खून का संबंध, यही तो होता है ना। ब्लड रिलेशन में बेसिकली जो रिलेशंस बनते हैं, जो रिलेशंस होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं। एक तो होता है पैटर्नल, ठीक है, रिलेशंस होते हैं। एक होता है भाई मैटरनल रिलेशन। मान लीजिए यहाँ पर भाई आप हैं, आपका नाम है रमेश, रमेश जी आपका यहाँ पर नाम है, ठीक है, रमेश जी आपका यहाँ पर नाम है। तो आप ना, आपके ना दो रिश्ते हैं आपके। एक तो आपके हैं फादर की तरफ से रिश्ता, जिसमें आपके चाचा जी हो जाएंगे, बुआ जी हो जाएंगी, आंटी जी हो जाएंगी, ठीक है, दादाजी हो जाएंगे, दादी जी हो जाएंगी। तो ये आपके फादर की तरफ से रिलेशंस आपके बन रहे हैं। और एक रिलेशन आपका होता है मदर की तरफ से रिलेशन, जिसमें नाना नानी होते हैं। तो ये खून के रिलेशन, आपके ब्लड के आपके रिलेशन, आपके मामा होते हैं, मौसी होती हैं, ठीक है। तो एक आपके रिलेशंस आपके यहाँ से आपके बनेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर आपको हो गया होगा। अब समझते हैं यहाँ पर इन रिलेशंस में, आप समझते हैं क्या इन रिलेशंस में भाई, समझते हैं। हाँ, छोटी सी बात और है, कज़न कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, मामा का लड़का कज़न है आपका, ठीक है, और आपका जितने भी आपके कज़न्स होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे आपके कज़न्स आपकी तरह से आपके कहलाएंगे, ठीक है। उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके कज़न आपके कहलाएंगे आपके। फिर बात आती है जो मौसी होती है उनको आंटी ही बोला जाता है, मैटरनल आंट बोला जाता है। बुआ जी होती है उनको पैटर्नल आंट बोला जाता है। चाची होती है उनको आंटी ही बोला जाता है। मामी होती है उनको भी आंटी ही बोला जाएगा, यहाँ पर उनको भी आंटी ही यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है। अब रिलेशंस यहाँ पे जनरेशन की तरफ चलते हैं। जो जनरेशन्स होती है हमारी, जनरेशन मान लीजिए रमेश जी ही है यहाँ पे, रमेश जी यहाँ पर हैं। तो रमेश जी जो भी है, जिस जनरेशन में है, मान लीजिए इनकी जनरेशन यही है, इनकी एक जनरेशन ये है इनकी। अब इनके फादर हैं, तो फादर जी जो इनके जो है, यह है अपर जनरेशन में, यह है अपर जनरेशन में, ठीक है, ये अपर जनरेशन में है। फादर के फादर, इट मीन्स रमेश के ग्रैंड फादर, रमेश के ग्रैंडफादर। अब ये क्या है, फादर से भी अपर जनरेशन में है, ये फादर से भी अपर जनरेशन में है। मैं आपसे कहूँ कि जो बुआ जी है, जो पैटर्नल आंट है, वो कौन सी जनरेशन में आएंगी हमारी, तो वो अपन की या रमेश की बुक कौन सी जनरेशन में आएंगी, वो आएंगी अपर जनरेशन में। क्योंकि जो बुआ जी होती हैं वो फादर की ही तो सिस्टर होती है ना, और फादर की वाइफ कौन होगी, रमेश की मदर हो जाएगी, रमेश की मदर हो जाएगी। तो ये जो जनरेशन है, ये है अपर जनरेशन, जो हमसे एक ऊपर है, जो हमसे एक ऊपर है। फिर एक होती है भाई लोअर जनरेशन। लोअर जनरेशन क्या होती है, अब
लोअर जनरेशन होती है भाई जो हमसे नीचे है, मान लीजिए रमेश का बेटा, रमेश का सन हो गया, तो क्या है, रमेश से अपर जनरेशन में है। अब रमेश का कोई भाई है मुकेश, उसका भी बेटा मान लीजिए कोई है उसका बेटा, तो अब ये भाई सेम जनरेशन में है, ये सेम जनरेशन में है, ये सेम जनरेशन में है, ये सेम जनरेशन में है सारे लोग। इस जनरेशन के फंडे को बस आपको याद रखना है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। आप अगर आपने सीख लिया तो मैं मानता हूं कि आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ए इज अ A and B both are, एक सेकेंड, क्वेश्चन था हमारा, मैं अपने मन से एक्चुअली लिख रहा हूं ना, लिख लीजिए यहाँ पे, A इज अ फादर ऑफ B and C, where B is a son of A, but C is not son of A. आपको बताना है how is C related to A. ये आपको कंडीशन आपको यहाँ से बतानी है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहीं से, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि भाई ए जो भाई साहब है ये फादर है। तो यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी है कि जब भी ब्लड रिलेशन में मेल की बात की जाएगी, मैन की बात की जाएगी, पुरुष की बात की जाएगी, तो वहाँ पर आपको डिनोट करना है क्या डिनोट करना है आपको, प्लस का जो सिंबल होगा आपका ये दर्शाएगा कि आप भाई यहाँ पे मेल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। भाई अगर आप माइनस को अगर आप डिनोट करते हैं तो यहाँ पर बात की जाएगी कि आप यहाँ पर फीमेल की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर फीमेल के लिए आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सिंबल्स है। क्योंकि ए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए को लिख दूँ, बी को लिख दूँ, तो आप यहाँ से फिर ये क्लियर नहीं कर पाएंगे ना कि ये मेल है या फीमेल है। और रिलेशंस तो इन्हीं दो जातियों में होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए प्लस अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि भाई ये मेल है ये। अब ये फादर है तो इनके दो जो बच्चे हैं, यानी कि इनके दो जो सन है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ए फादर है किसका है, बी एंड सी का है, तो बी होगा एंड सी है। अब मैंने आपको बताया था कि फादर से लोअर जनरेशन में होंगे ना दोनों ये, और ये जो दोनों हैं ये क्या है भाई, ये आपकी है, ये क्या है इनकी, ये इनकी है सेम जनरेशन, इनकी सेम जनरेशन है। तो वहीं आपसे कह रहा है कि ए जो है, बी जो है वो सन है। जब सन है तो ये प्लस होगा ये, बट सी इज नॉट सन ऑफ ए, सी जो है वो सन नहीं है, लेकिन सी इसका बच्चा तो है ना, सी का फादर तो है ना ए। और जातियां दो ही तो होती हैं, एक मेल की एक फीमेल की, और अगर ये मेल नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि ये फीमेल होगी यहाँ पर, ये क्लियर सी बात है। तो इसका रिलेशन क्या होगा, फादर एंड डॉटर का इसका रिलेशन होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमारा क्या था, ठीक है। ये आपका बेसिक आपका बिल्कुल आपका क्लियर आपका हो गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है P इज Q सिस्टर, जो P है वो Q की सिस्टर है। तो मैंने यहाँ पे Q की सिस्टर यहाँ पे बना दिया है, जो P है वो Q की सिस्टर है। तो क्या ये दोनों सेम जनरेशन में है? ये बिल्कुल सही बात है भाई, सेम जनरेशन में है ये। लेकिन Q क्लियर नहीं हुआ है कि Q कौन है, Q P की सिस्टर ही है या P का ये भाई है, तो ये क्लियर नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर आ रहा है कि R इज Q's मदर, जो R है वो Q की मदर है, कोई बात नहीं। जो R है वो Q की मदर है, तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया क्योंकि R लेडीज है यहाँ पे, R यहाँ पे फीमेल है यहाँ पे R, ठीक है, क्लियर। अब जब R मदर है किसकी, Q की, तो ये मदर तो फिर P की भी होगी ना, क्योंकि P तो सिस्टर है Q की। P जब सिस्टर है Q की तो P की मदर भी तो R ही होगी ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है कि R इस बेटी है, R Q जो बेटी है R की, या Q बेटा है R का।
कि मतलब पी का भाई है ये या पी की बहन ही है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। फिर कह रहा है एस इज आर्स फादर, जो एस है वो आर का फादर। एक बार डायग्राम को ना यहाँ बना लेंगे हम, पी ये हो गया माइनस एंड क्यू ये हो गया, आर आपका ये हो गया माइनस आपका ये हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है जो एस है वो आर का फादर है, एस जो है वो फादर है किसका है, आर का फादर है। अब समझिए आप इस वाले रिलेशन को अभी आप छोड़िए क्योंकि यहाँ पर अभी दिया नहीं गया है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि इन दोनों की मदर तो देखो ये है आर, जब क्यू की मदर आर है तो पी की मदर भी आर ही होगी, और जब इन दोनों की मदर आर है और यहाँ पर ये कौन है, एस जो है आर के फादर हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू के नाना जी एस होंगे, पी के नाना जी एस होंगे, तो कौन है ये मैटरनल ग्रैंड फादर कौन हो जाएंगे, एस हो जाएंगे इन दोनों के। फिर आपसे कह रहा है कि टी इज एस मदर, टी जो है वो एस की मदर है, ठीक है, टी जो है वो एस की मदर है। तो एक डायग्राम इससे और ऊपर जा रहा है, जो टी है वो एस की मदर है, जो टी है वो एस की मदर है। अब देखिए कितनी अपर जनरेशन हो गई यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से मान के चलता हूँ तो पी और क्यू की अपर जनरेशन क्या है, आर है, आर की अपर जनरेशन क्या है, एस है, और एस की अपर जनरेशन क्या है, टी है। जो टी है वो एस की क्या है, मदर है, तो एस की मैंने मदर यहाँ पे लगा दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि आर के फादर ये हुए हैं और फादर की मदर तो आर की दादी जी हो जाएंगी, ये आर की दादी जी हो जाएंगी। देन आपको बताना है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी का एस के साथ क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। देखो तो आपको ये तो देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि आपको रिलेशन तो पी में और एस में बताना है। पी में जब एस को बताना है, जब ये प्लस है, अब ये चाहे बेटी हो चाहे ये बेटा हो, दोनों के ही मैटरनल ग्रैंड फादर कौन हो जाएंगे, एस हो जाएंगे, यानी कि दोनों के नाना जी एस हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये कौन होगी, ये ग्रैंड डॉटर होगी, यानी कि इस एस की बेटी की बेटी है ये, तो कौन हो जाएगी, ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सेकंड इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। हाँ एक बात यहाँ पे और समझिए, पी के ग्रैंड फादर कौन है, एस है, लेकिन टी कह रहा है ना, टी इज हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, ठीक है, ग्रैंड डॉटर रहेगी। पी के ग्रैंड फादर तो कौन हो जाएंगे, एस हो जाएंगे, लेकिन एस की ग्रैंड डॉटर कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी। तो आपको ये कंडीशन आपको यहाँ पर दोनों आपको कंडीशन आपको यहाँ पर देखकर चलना है आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब ये भाई आगे क्वेश्चंस आ गए हमारे रैंकिंग वाले क्वेश्चंस। रैंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है समझते इसके मेथड को। महेश इज 5th रैंक बिलो टॉप स्टूडेंट, ठीक है। एक क्या है कि टॉप ये होता है एंड बॉटम आपका ये होगा, टॉप आपका ये है एंड बॉटम आपका ये होगा आपका, ठीक है। दूसरी बात, या तो आपकी जो लाइन होगी स्टूडेंट की, या तो टॉप बॉटम में इस तरफ से होगी, इस तरह से होगी, या आपका फिर लेफ्ट आपका ये होगा एंड राइट आपका ये होगा, इस तरह से आपको दिया जाएगा आपको, ठीक है। दोनों कंडीशन सेम ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, दोनों कंडीशन सेम ही होती है। महेश की जो रैंक है वो 5th है बिलो द टॉप। टॉप से अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर पहला स्टूडेंट है, अगर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड 5th, तो यहाँ से जो महेश की रैंकिंग है वो कितनी है, 5 है, तो महेश एक्चुअली में यहाँ पर है। क्लियर यहाँ तक बिल्कुल राइट। फिर कह रहा है मुकेश स्टूडेंट मुकेश बिलो टॉप स्टूडेंट मुकेश, ठीक है। महेश इज 5th रैंक बिलो टॉप स्टूडेंट मुकेश, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। फिर कह रहा है कि मुकेश इन अ क्लास 40 स्टूडेंट। अच्छा इस क्लास में जो है टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे तो 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट इस क्लास में है, 40 जो है स्टूडेंट इस क्लास में है। फिर यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज महेश रैंक फ्रॉम द बॉटम। महेश की जो रैंक होगी बॉटम से क्या होगी, ये आपको बताना है कि महेश की जो रैंक है बॉटम से क्या होगी इन क्लास में। एक क्लास में महेश की जो रैंकिंग है वो बॉटम से क्या होगी, ठीक है, ठीक है। टॉप स्टूडेंट मुकेश, जब यहाँ पर ये कह रहा है तो टॉप पर भाई ये बैठा होगा यहाँ पे, यहाँ पर जो कौन होगा यहाँ पे मुकेश होगा,
यहाँ पर कौन है, मुकेश है। टॉप पर क्या करें कि टॉप स्टूडेंट मुकेश, जो टॉप स्टूडेंट है यहाँ पर मुकेश, यहाँ पर स्टूडेंट है, उस टॉप स्टूडेंट से 5th रैंक है, तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट आपकी ये हो जाएगी, फिर इसके बाद 5th रैंक है, टॉप 1 2 3 4 और 5 ये रैंक यहाँ पर है, और एक स्टूडेंट यहाँ पर ये है, एक स्टूडेंट यहाँ पर ये है। आप आपसे कह रहे हैं कि बॉटम से जो है भाई महेश साहब कौन से स्थान पर बैठे हैं, ये आप मुझे बताओ। तो इसका एक सिंपली फॉर्मूला होता है, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। और जब भी यही क्वेश्चन आपका है लेफ्ट प्लस राइट में है, तब आपको क्या लिखना है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, दोनों फॉर्मूला को आपको नोट आपको करना है, दोनों फॉर्मूला को ही आपको नोट आपको करना है। चलिए इस क्वेश्चन में रखते हैं। तो टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने, 40 हैं भाई। अब मुझसे रैंक जो पूछी गई है वो रैंक पूछी गई मेरे से महेश की। तो महेश साहब जो है भाई यहाँ बैठे हैं, ठीक है, मुकेश के 5th स्थान पर हैं ये, लेकिन ऑलरेडी मुकेश तो यहाँ पर है, पहले को कवर किए हुए हैं मुकेश। तो अगर स्टार्टिंग से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6, जो टॉप से अगर देखा जाए तो 6 स्थान पर कौन है, यहाँ पर महेश साहब यहाँ पर हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि टॉप से जो महेश है वो 6 स्थान पर है। बॉटम से मुझे फाइंड करना है, माइनस आपका 1 है, माइनस आपका 1 हो जाएगा। 40 इज इक्वल टू, ये इसमें माइनस हो जाएगा, क्या 5 बचेगा, प्लस आपका बॉटम हो जाएगा, और बॉटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 माइनस 1 5 हो जाएगा, और बॉटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 5th आपका आंसर निकल के आपका आ जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर आपका होगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रैंकिंग से क्वेश्चंस बनते हैं, इसी तरह से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इसी तरह से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। लेफ्ट प्लस राइट वाले क्वेश्चंस बनते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे रमेश जी हैं, लेफ्ट से उनकी जो रैंकिंग है इनकी 15th पर बैठे हैं ये, एंड राइट से जो है ये राइट से बैठे हैं 32 पर। ठीक है, आपको बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स इस क्लास में कितने होंगे। तो फॉर्मूला वही होता है भाई, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट टोटल आपको निकालना है, आपको ये लेफ्ट है 15, राइट है आपका 32, -1 कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ट्रिक को पढ़िए, ट्रिक्स वाइज क्वेश्चंस को करिए इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डीप जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप रीजनिंग में फिर आप। अब आया भाई कैलेंडर वाला सवाल। तो कैलेंडर के लिए मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको कोडिंग्स आपको लिखाई थी, उन कोडिंग्स को आप लोग देख लीजिए, और इसी प्ले लिस्ट में जाइए मेरी, वहाँ पर आपको कैलेंडर से रिलेटेड एक आपको प्रॉपर आपको रीजनिंग की आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने बड़े ही अच्छे से मैंने कवर किया है उसमें, एक बार आप उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ जनवरी 1 इज अ फ्राइडे, 1 जनवरी को फ्राइडे है, कोई बात नहीं भाई, फ्राइडे है रहने दो, क्या दिक्कत है। फिर कह रहा है देन व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, फर्स्ट मार्च को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है, डे कौन सा होगा इन दैट लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर में आपको बताना है कि लीप ईयर में, पहली बात तो ये है कि लीप ईयर में क्या होता है कि एक दिन ज़्यादा होता है, जो 28 वाला मंथ होता है वो 29 का होता है। मान लीजिए लीप ईयर क्या 2024 में भी गुजरा था, हाल ही में 2024 में भी हाल ही में लीप ईयर हुआ था भी, ठीक है। अब जब 2024 में लीप ईयर हुआ था तो इसमें जो फरवरी वाला मंथ होगा उसमें आपके 29 डेज होंगे आपके। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी आपको मंथ में आपको ये याद करना हो कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं, उसके लिए एक ट्रिक होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जो बॉर्न वाला ये पार्ट्स है आपका ये, ठीक है, आपको जो बॉर्न वाला पार्ट्स है यहाँ से जनवरी से काउंट करना। उभरा हुआ पार्ट है, इसमें आपके 31st डे होंगे। फिर जो डाउन वाला यहाँ पर है आपका रहेगा, इसमें आपके 30 डेज हो जाएंगे। फिर उभरा हुआ पार्ट है ये बॉर्न वाला, इसमें आपका फिर से 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 31 आपके कौन सा हो जाएगा ये, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई।
जुलाई और अगस्त दोनों यहाँ पर बॉर्न है, तो दोनों ही जो है मंथ है यहाँ पर 31 के होते हैं। इसके बाद सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और इसके बाद दिसंबर 31 का। ठीक है, दिसंबर 31 का। तो यहाँ से आपको इस तरह से आपको यहाँ पर फाइंड आपको यहाँ पर आपको करना है। जनवरी, फरवरी आपके कितने का होगा? 28 का आपका होगा। जब भी पहले एक ही बस यहाँ पर इकलौता ही बस ये मंथ है फरवरी वाला जिसमें आपके 29 डेज होंगे, और जब भी लीप ईयर होगा तब आपके उसमें 28 डेज होंगे, और जब भी लीप ईयर होगा तो उसमें आपके 29 डेज आपके हो जाएंगे। अब ये भाई लीप ईयर है आपका, ये जब लीप ईयर है तो आपको पता है कि जनवरी के मंथ में 1 से लेकर 31 डेज होंगे यहाँ पे। फरवरी वाला जो मंथ होगा यहाँ पे, जनवरी का मंथ है ये, और जो फेब वाला मंथ होगा इसमें आपके 29 डेज होंगे आपके टोटल आपके, और इसके बाद 29 के बाद ही जस्ट क्या आ जाएगा? 1 मार्च आ जाएगा, और यही आपको फाइंड आपको करना है। 1 मार्च आपका यहाँ से बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं भाई, फर्स्ट डे को मैंने काउंट कर लिया है कि क्या है, इस दिन फ्राइडे है 1 जनवरी को। जब मैंने इसको काउंट कर लिया है तो मेरे पास दिन कितने बचे हैं? 30 दिन बचे रहेंगे मेरे पास टोटल भाई। 31 डेज होते हैं। मैंने अगर एक डे को काउंट कर लिया है तो मेरे पास 30 ही दिन तो बचेंगे। तो 30 दिन मेरे पास बचे हैं जनवरी मंथ में। फरवरी में मेरे पास 9 डेज बचे हैं, और एक आपका डे ये है, तो टोटल आपके पास 60 डेज है। ठीक है, डेज थे आपके पास 61, क्योंकि अगर आप ये आपके पास वो डेज हैं जो आपको फाइंड करना है, एंड इसमें फर्स्ट डे क्या था? फ्राइडे था, और अगर इस फ्राइडे को भी अगर इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल जो डेज है यहाँ पे 61 है। लेकिन मुझे 61 की यहाँ पे बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 61 में मैंने फर्स्ट को तो यहाँ पे मान लिया कि भाई फ्राइडे है ना ये, तो इसके बाद फिर 30 दिन मेरे पास बचे हैं जनवरी में, 29 दिन बचे हैं मेरे पास फरवरी में, और 1 मार्च मुझे बताना है, और आपके पास टोटल जो डेज हैं वो 60 डेज हैं। अब आपको पता है जो फ्राइडे है वो 7 दिन बाद रिपीट करेगा, यानी कि 1 जनवरी को अगर फ्राइडे है तो आज से 7 दिन बाद यानी कि 8 जनवरी को भी फ्राइडे होगा। 8 से 7 दिन बाद फिर से 15 जनवरी को भी फ्राइडे ही होगा। 7 के बाद 15 के बाद अगर देखा जाए तो आपका 22 को आपको फ्राइडे ही आपका होगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो मैं कह सकता हूँ कि 7 दिन बाद आपका क्या आएगा? फ्राइडे ही आपका आएगा। तो आप क्या करिए, इसको 7 से आप डिवाइड कर लीजिए। अब जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, इसके नियरेस्ट जो भी नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, आप समझिए कि उस दिन फ्राइडे ही आएगा। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 56 जो है वो 7 से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 56 डेज वाले दिन क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। अब आपके पास जो ऑड डे बचे हैं वो कितने बचे हैं आपके पास? 4 ही तो दिन आपके पास बचे हैं बस, प्लस 4। अगर आप फ्राइडे में 56 में अगर आप 4 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 60 आपके डेज आपके हो जाएंगे। और 56 वाले दिन क्या पड़ा है? 56 वाले दिन फ्राइडे ही आया है। मेरे पास 4 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो अब मैं क्या करूँगा? फ्राइडे में 4 को ऐड कर दूंगा। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो मैं कह सकता हूँ कि 60 वाला जो डे होगा वो आपका कौन सा डे हो जाएगा? आपका ट्यूसडे आपका हो जाएगा आपका वो। ठीक है, ट्यूसडे आपका हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली यहाँ से फाइंड हो गया है कि अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 1 मार्च को आपका क्या हो जाएगा? अगर लीप ईयर है तो आपका ट्यूसडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैलेंडर से बनते हैं। आई होप आपको क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए, अब ये है भाई आपके वर्बल रीजनिंग वाला आपका पार्ट आ गया, आपका सॉरी नॉन वर्बल वाला पार्ट आ गया। फिगर्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं जिनको आपको फोल्ड आपको करना है। मान लीजिए भाई ये कोई पेपर है, इसको अगर मैं कुछ डायग्राम यहाँ पे बनाए इस तरह से फोल्ड कर देता हूँ, तब अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको तो इसी तरह से तो दिखेगा, इस तरह से। मान लीजिए इस पर इस तरह का एक फिगर इस पर बनाए, अगर मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया तो इतना ही तो ये दिखेगा। ठीक है, इतना ही जब ये दिखेगा तो मुझे यही इसमें बताना है। एक पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है कि ये जो फिगर है अगर इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया जाता है, ये देखिए कटिंग है, ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये स्पेस आपको ये, इस मीन्स क्या हुआ कि इसको इस तरह से उठा के ऐसे इसको कर दिया है। जब ऐसे भाई इसको करेंगे तो डायग्राम मेरा क्या बनेगा? जब मैंने इसको यहाँ से फोल्ड करके ऐसा कर दिया तो ये तो आपका रफ हो जाएगा पूरा आपका ये वाला, लेकिन ये वाला पार्ट तो विजुअल होगा ना आपको, ये वाला पार्ट तो आपको दिखाई देगा ना आपको, ये वाला पार्ट। जब आपको यही वाला पार्ट दिखाई देगा, जब आपको ये वाला पार्ट ओनली, ये तो इस तरफ ढक जाएगा, तो यही आपका डायग्राम होगा फिर आपका।
अब देखो भाई सेम डायग्राम किस में बना है, क्या सेकंड डायग्राम इसमें बना है? नहीं बना है। तो कि इसने यहाँ से ये छोड़ दिया है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा भाई। इसने यहाँ से इसको छोड़ दिया, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ओनली ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आपका हो जाएगा। सेम डायग्राम यहाँ पर ये बन रहा है। अगर इसको पकड़ के ये ऐसे फोल्ड कर देता है तो सेम डायग्राम आपका ये बन जाएगा। तो ये पेपर कटिंग वाले कुछ क्वेश्चंस थे। तो ऐसे ही आपको इन क्वेश्चंस को आपको करना है। फिर आ जाता है भाई कोडिंग डिकोडिंग पे। अब भाई जो कोडिंग डिकोडिंग है, ये कैसे क्वेश्चंस हैं भाई कोडिंग डिकोडिंग वाले? ये चलिए देखते हैं। इफ सम वर्ड्स आर कोडेड फ्रॉम आर्टिफिशियल लैंग्वेज लाइक पोनो डार्क वो करके कुछ लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या लिखा है? पोनो डार्क वे, ठीक है। इट मीन्स क्या है ये देखिए आप यहाँ पे, इसके मतलब यहाँ पर है क्या, एक बार इसको समझते हैं। तो इसका मतलब है लाइव 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 राइटी लाइव राइटी करके कुछ यहाँ पे है ये, ठीक है। किसका मतलब है ये? पोनो डैक बुक करके। फिर यहाँ पे सेकंड आपको दिया है क्या? देख डैक, ये यहाँ पर ई है यहाँ पे, और यहाँ पर भी ई है यहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी ई है ये। चलो फिर आपसे यहाँ पे कह रहा है, आपसे ये अब यहाँ पे आपसे कह रहा है ये कि जो डैक रनातो जो लिखा हुआ है, डैक रनातो लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो है लाइव प्रॉफिटेबली, ठीक है। लाइव प्रॉफिटेबली, लाइव प्रॉफिटेबली। तो भाई इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर आपसे यहाँ पे कह रहा है कि STBL डकवो, इसको भी आप ई कर लो आप यहाँ पे, क्योंकि मिस्टेक हो गई थोड़ी, यहाँ पे ई था। या तो आप ए कर लीजिए आप यहाँ पे, या आप ई कर लीजिए, क्योंकि सेम थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना। फिर ये ई हो जाएगा, फिर ये ए हो जाएगा, जबकि है दोनों एक ही है ये। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया? STBL डकवो, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? फिर से यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे भाई? तो यहाँ पर हो गया जस्ट लाइव, जस्ट लाइव, ठीक है। यहां तक आपने क्या, आप क्या करिए, इनको आप लिख लीजिए आप। जब मैं इनको यहां तक लिख लेता हूं, अब भाई कुछ सॉल्यूशन के मुझे कुछ ट्रिक यहां से मुझे मिलती है। अब मुझे कुछ ट्रिक्स यहाँ पे मिलती है। फिर आपसे कह रहे हैं विच कोड वुड मीन्स लाइव अर्जेंटली। ये आपको बताना है कि लाइव अर्जेंटली किसको लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है कि भाई लाइव अर्जेंटली किसको यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं लाइव अर्जेंटली किसको लिखा जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे कि डैकबो इसमें भी है, डैकबो इसमें भी है, डैकबो इसमें भी है, डैकबो इसमें भी है। तो तीनों में पहले मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ। तो इसको और इसको मैंने जब कंपेयर किया तो दोनों में मुझे क्या मिल रहा है? कॉमन ये मिल रहा है भाई लाइव। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो डैकबो मतलब जो मीन्स है, डैकबो मीन्स क्या है यहाँ पे? लाइव है भाई। डैकबो को लाइव में कन्वर्ट यहाँ पर किया गया है, या इसमें कोड किया गया है डैकबो को, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई पोनो को राइट में यहाँ पर कोड यहाँ पर किया गया है। फिर आप इसमें और इसमें कॉमन देखिए आप, तो इसमें भी आपको लाइव कॉमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इसमें भी आपको डैकबो भी कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, एंड इट मीन्स लाइव। अब आपको बताना क्या है? लाइव आपको बताना है। तो एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई है कि हर चीज़ में क्या रहेगा, हर चीज़ में आपका क्या रहेगा, यहाँ पे डैक आपका रहेगा, ये डैक वाला आपका रहेगा। तो ना ही तो डैक इसमें है, ना ही डैक इसमें है, ना ही डैक इसमें है, ना ही डैक आपका इसमें है। डैक ऑप्शन नंबर ओनली 2 में है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि अर्जेंटली यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, इसका तो कोड आपको दिया ही नहीं है। ये तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए बस आपको दिया गया था ये, कि भाई इसका आप भूल जाएंगे, आपके माइंड में यही डाउट आएगा कि इसका कोड क्या होगा। तो ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। अगर इसका कोड कुछ नहीं दिया है और इन ऑप्शन में भी अगर डैकबो कर देते, तब आपका कंफ्यूज होना भाई लाजमी था।
लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसने सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें इसमें डैक वो रखा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि अर्जेंटली के भाई इसका ये होगा, एंड लाइव का जो है यहाँ से मैं फाइंड कर चुका हूँ कि डैक आपका यहाँ पर होगा, और कोई ऑप्शन में यहाँ पर डैक यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको कोडिंग डिकोडिंग के इस टाइप को आपको सॉल्व आपको करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेज़ॉन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे आपका, इज कोडेड एज अमेज़ॉन इज कोडेड एज, किसमें कोड किया जाता है अमेज़ॉन को? जेड में, एन में, स्मॉल एन में, इसके बाद फिर जेड में, फिर स्मॉल ए में, फिर एल में, और फिर आपका एन में। ठीक है, ये आपको कोड आपका किया जाता है। फिर आपसे कह रहा है कि देन हाउ वर्ड फ्लिपकार्ट को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है भाई। फ्लिपकार्ट को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। चलो कोई बात नहीं भाई, इसने क्या किया है कि ए का अपोजिट को लिखा है यहाँ पे। 1 पर ये आता है, 13 पर ये आएगा, 1 पर ये आएगा, 26 पर ये आएगा, 15 पर ये आएगा, 14 पर ये आएगा, 26 पर ये आएगा, 14 पर ये आएगा, 1 पर आपका ये आएगा, 1 पर आपका फिर आपका 26 पर आपका ये आएगा, 1 पर आपका ये आएगा, 12 पर आपका ये आएगा, एंड 13 पर आपका ये आएगा। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 27 बनेगा, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 27 बनेगा, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 27 बनेगा। अब ये क्यों बन रहा है 27, इसके लिए आप लोग मेरी पहली वाली क्लास देखिए, उसमें मैंने अच्छे से इसको कवर मैंने किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ए का अपोजिट क्या है, जेड है, एम का अपोजिट क्या है, एन है, ए का अपोजिट क्या है, 26 है, जेड का अपोजिट यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ओ का अपोजिट एल है, और एन का अपोजिट एम है। अब क्या करिए आपको इनको 26 बनाना है, तो ये आपका 6 पर आएगा भाई, ये आपका 12 पर आएगा, आपका एल आपका आई आपका 9 पर आएगा, इसके बाद पी आपका 16 पर आएगा, के आपका यहाँ पर 11 पर आएगा, ए 1 पर आएगा, आर 18 पर आएगा, और टी आपका 20 पर आएगा। तो आपको कन्वर्ट करना है किसमें, 26 में। तो एफ में कितना ऐड कर दूं मैं कि 26 बन जाए, तो आप 21 आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 6 और 21 आपका कितना बनेगा आपका, ये 27 बनेगा। एल में आपका 12 पर आया है, तो कितना ऐड कर दो कि आपको 27 बन जाए, तो अब इसमें 15 आप इसमें ऐड कर दो। अब आई आपका 9 पर आया है, तो 18 ऐड कर दो, आपका बन जाएगा आपका क्या, 27 बन जाएगा। पी में आप 11 को ऐड कर दीजिए, तो आपका 27 बन जाएगा। के में आप 16 को ऐड कर दीजिए, आपका 27 बन जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे जो ए है 26 ऐड कर दीजिए, तो ए 1 में अगर 26 ऐड करूँगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 18 में अगर मैं 9 ऐड कर दूंगा तो आपका 27 हो जाएगा। टी 20 पर आता है आपका, ये 20 पर, इसमें अगर 7 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 27 हो जाएगा। अब इनकी आप लेटर्स की पोजीशन देख लीजिए, आप लेटर की पोजीशंस क्या हो गई आपके यहाँ पे। तो 21 पे आपका यू आएगा, 15 पर आपका ओ आएगा, आपका 18 पर आपका आर आएगा, 11 पर आपका के आएगा, 16 पर आपका पी आएगा, ठीक है, 16 पर आपका पी आ जाएगा आपका यहाँ पर। इसके बाद 26 पर आपका यहाँ पर जेड आ जाएगा, 9 पर आपका आई हो जाएगा, और 7 पर आपका जी हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। इसकी जो पहली वाली वीडियोज़ है उसमें मैंने कवर मैंने किया हुआ है, तो एक बार आप उसको आप लोग देख लीजिए अगर आपके समझ नहीं आ रहा है तो। ओ यू आर के, ओ यू नहीं है इसमें, ओ सॉरी यू ओ आर के यहाँ तक है भाई, यहाँ तक इसमें भी सही है। फिर कह रहा है पी जेड पी है, आर के पी जेड इसमें है भाई, पी जेड इसमें पी जेड नहीं है यहाँ पे, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैथ्स अभी नहीं पढ़ना है, रीजनिंग देखिए आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर सीरीज का। आपको दिया है क्या सीरीज दी गई है आपको, 2, 5, 10, 17, 26। भाई नेक्स्ट टर्म इसमें क्या होगा, ये आपको यहाँ से फाइंड आपको करना है कि नेक्स्ट टर्म आपका यहाँ पे क्या होगा। तो नेक्स्ट टर्म के लिए मुझे क्या करना है भाई, सीरीज को देखिए। अब जो सीरीज मेरी होगी नंबर सीरीज, एक बार नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ मैं, नंबर सीरीज के बारे में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ मैं अच्छे से।
इसमें जो आपके क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आपके नंबर सीरीज में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं ये मुझे समझना है। तो सबसे पहले तो एक सीरीज़ होती है। नंबर सीरीज़ का मतलब ये है कि जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे वो आपके एक सीरीज़ में होंगे। उस पैटर्न को आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 10, फिर लिखा यहाँ पे 8। तो आप कह सकते हैं इजीली कि भाई अब यहाँ पर 10 आएगा, अब यहाँ पर 12 आएगा। डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 2 का है, 2 का डिफरेंस है। तो एक यहाँ पे सीरीज बन रही है ना। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 2 5 3 1 0 9, तो कोई क्या यहाँ पे एक सीरीज बन रही है? नहीं बन रही ना सीरीज यहाँ पे। तो भाई इसका मतलब यही होता है कि एक सीरीज में आपको एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब वो सीरीज कैसे बनेगी? तो ये सीरीज इस तरह से बनती है। अब समझिए भाई यहाँ पे, अब ये समझते हैं कि नंबर सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं होल नंबर के बेस्ड पर बनते हैं। होल नंबर आपको याद करना पड़ेगा। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 प्लस काउंटेबल नंबर्स। काउंटेबल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सारे काउंटेबल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर होते हैं जिनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, या ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर इवन नंबर आपको याद रखना है, आपको जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या है? सारे आपके इवन नंबर है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपके? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 1 3 5 7, ठीक है, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देन इसके बाद फिर आएंगे आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से इटसेल्फ डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर, ठीक है, 2000 नंबर्स जो कि खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 हो गया आपका, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 ही है। ये 2 से डिवाइड होगा और आपका 1 से डिवाइड होगा। इसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, इसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स है हमारे। ये नंबर्स हमारे प्राइम नंबर से, ये नंबर्स खुद से ही डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे। तो इस बेस्ड पर हमारी एक सीरीज हमारी बनती है। अब भाई चलते हैं कि कैसे सीरीज बनती है। तो आपको इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, और वो है आपको स्क्वायर्स। स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए। इस सीरीज़ के लिए आपको स्क्वायर्स लगभग आपको 15 तक आपको याद होना चाहिए। क्यूब्स आपको 10 तक आपको क्यूब्स आपको याद होना चाहिए कि भाई 7 का क्यूब क्या है, 5 का क्यूब क्या है, ठीक है, 8 का क्यूब क्या है। तो इन स्क्वायर्स को और क्यूब को आप याद रखिए। अब मैं एक प्राइम सीरीज़ यहाँ पे इवन सीरीज में यहाँ पे लेता हूँ। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एक बार इनको समझ लेते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10, ये एक मेरी सीरीज दी गई है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि कुछ स्क्वायर्स को यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 1 का स्क्वायर को सबसे पहले, फिर 2 के स्क्वायर को, फिर 3 के स्क्वायर को, फिर यहाँ पे 4 के स्क्वायर को, फिर 5 के स्क्वायर को, ठीक है। अगर इस सीरीज में मैं 2 के स्क्वायर को अगर ऐड करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है, फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पे इस यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे टर्म पूछ लिया जाएगा भाई 1 4 9 25 लिखा है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 से 4 तो चलो 3 ऐड किया है, 1 से 4 तो चलो इसमें भाई 3 ऐड किया है, 4 से इसमें 5 ऐड किया है। अब यहाँ से भाई इतना लंबा कैसे कोई ऐड कर सकता है? यहाँ पे इतना लंबा यहाँ से भाई 16 यहाँ पर कोई कैसे ऐड कर सकता है? तो 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 16। अब नेक्स्ट टर्म में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको याद रखनी है आपको, ठीक है। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको टफ देगा, अगर टफ वे में अगर आपको क्वेश्चंस देना होगा, तो इन पैटर्न्स में इन स्क्वायर्स को ऐड कर देते हैं वो। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आपको यहाँ पे बताना है। अब इसने क्या किया कि इन दोनों को इसमें ऐड कर दिया। 3 ये हो जाएगा आपका, 3 के बाद आपका 8 आपका ये हो जाएगा, 15 आपका ये हो जाएगा, 15 के बाद आपका 24 आपका ये हो जाएगा, और 35 आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस क्या होते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस बनाता है एग्जामिनर। अब भाई मेरा क्वेश्चन क्या है, एक बार उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, आई थिंक नंबर सीरीज आपको समझ आ गई होगी कि नंबर सीरीज में होता क्या क्या है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ से, जब मैं बात ही कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए इसमें इसने 1 को ऐड कर दिया,
इसमें इसने 2 को ऐड कर दिया, इसमें इसको 3 को ऐड कर दिया, इसमें इसने 4 को ऐड कर दिया और इसमें इसने 5 को ऐड कर दिया। तो 1 को ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, 2 को ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें 3 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 4 को ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। तो ये एक ऐसी भी सीरीज़ होती है, यानी कि 1 को ऐड किया जा रहा है कभी कभी सीरीज़ में, कभी 2 को ऐड किया जा रहा है, कभी 3 को ऐड किया जा रहा है, कभी 4 को ऐड किया जा रहा है। तो इन क्वेश्चंस को भी आपको याद रखना है, कभी -1 भी हो रहा है, कभी +1 भी हो रहा है। तो एक ये हमारी एक ऐसी सीरीज बनती है। अब क्वेश्चन है मेरा 2, 5, 10, 17 और 26 नेक्स्ट टर्म आपको बताना है। तो सबसे पहले तो भाई फंडा यही है कि ये समझिए ऐसे क्वेश्चन में 2 से 5 कैसे बना है, क्या +3 हुआ है, 5 से 10 कैसे बना है, क्या +5 हुआ है, क्या इससे ये कैसे बना है, क्या +7 हुआ है, इससे ये कैसे बना है, क्या यहाँ पे +9 हुआ है। अब आप देखिए यही मैं भी आपको बता कर आया हूँ, ऑड सीरीज़, इवन सीरीज़, नेचुरल नंबर। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पर इसने ऑड नंबर्स को यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे ऑड नंबर्स क्या है, सब 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो भाई 9 के बाद अब क्या आएगा, 9 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 2 का डिफरेंस है ना सभी में। 9 के बाद यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब आपका 11 को आप 26 में आप ऐड कर दीजिए। जब मैं 11 को 26 में ऐड करूँगा तो आपका ये 37 बन जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, 3, 7, 15, 31। नेक्स्ट टर्म क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। 3 से 7 कैसे बना, 4 ऐड हुआ है यहाँ पे। 7 से 15 कैसे बना, क्या यहाँ पर 8 ऐड हुआ है। क्या इससे ये 31 कैसे बना है, क्या यहाँ पर 16 ऐड हुआ है। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर हुआ है। तो देखिए 4 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये 8 हो जाएगा। 8 में अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या 16 हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ से लॉजिक पता चल गया है कि जिसका जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस में मुझे 2 का मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करिए, अगर मैं 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 32 हो जाएगा और 32 को अगर मैं 31 में ऐड कर देता हूँ तो आपका ये 63 आपका ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। ठीक है, तो आप लोगों को आज की क्लास ये कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कमेंट में कैसी क्लास लगी कमेंट में करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए। और ऐसी वीडियोस में लेकर आता रहूँगा, मैं हमेशा ऐसी वीडियोस लेकर आता हूँ मैं। आप लोग रिस्पॉन्स अपना ज़रूर दीजिए कि भाई किस तरह से कैसी आपको वीडियोस लगी हैं, कैसी आपको वीडियोस नहीं लगी है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, हमारे देश में इस टाइम पर क्या क्या हो रहा है। देखिए आपकी मेरठ में अभी हाल ही में सौरभ नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। मर्चेंट का एक एक्स ऑफिसर था वो, उसकी वाइफ जिसने 2016 में लव मैरिज सौरभ के साथ की थी। 2016 के बाद 2019 में सौरभ के और जो उसकी वाइफ है मुस्कान, उसके एक बच्चा भी होता है। तभी क्या होता है कि लाइफ में एंट्री हो जाती है, किसकी लाइफ में एंट्री हो जाती है, उसके दोस्त साहिल शुक्ला की, मुस्कान के दोस्त साहिल शुक्ला की, जो कि उसका स्कूल का एक फ्रेंड था। ठीक है, उसका स्कूल का एक फ्रेंड था। तो भाई एंट्री हो जाने के बाद वो उसके चक्कर में फिर से फंस जाती है या आ जाती है। जो सौरभ है उसने अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब भी छोड़ दी थी इसी वजह से, क्योंकि वो लंबे समय तक नेवी में रहता था, वो लंबे समय तक वहाँ पर रहता था, वो टाइम घर पर नहीं दे पाता था। तो मुस्कान जी जो है वो साहिल शुक्ला के कनेक्ट में आ जाती हैं। और इसी बीच अभी क्या होता है कि एक नीले ड्रम की कहानी जिसमें क्या हुआ है कि उस सौरभ शुक्ला की बॉडी के पार्ट्स वहाँ पर हैं, सीमेंट से वहाँ पर भर दिए गए हैं। मुस्कान ने और साहिल शुक्ला ने इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसी घटना हुई है ये कि भाई एक होश उड़ा देने वाली घटना हुई है ये। तो भाई इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। भाई कहते हैं कि भाई लव मैरिज करो, एक चलता है कि घंटा लव मैरिज करो, ये हो रहा है भाई लव मैरिज के नाम पे यहाँ पे।
तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से बच के चलिए और अपनी पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू करिए। एक काफ़ी दुखद घटना ऐसी सामने आई हुई है। कुछ दिन पहले एक और घटना ऐसी सामने आई थी जहाँ पर एक बंदे ने सुसाइड कर लिया था एक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एक नॉर्मल सी कहानी थी, वैसे भी मैं बताता हूँ क्लास में ऐसी कहानियाँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।